हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं एक्टिव एंड पैसिव के लास्ट क्लास में। देखिए, आपको मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे आज हम उन्हें अप्लाई करेंगे, ठीक है, और देखेंगे CHSL में कौन से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डायरेक्शंस, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ओके, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव फॉर्म। ऐसा नहीं कि एक्टिव में दिया है आपको पैसिव वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, एक्टिव और पैसिव जेकोनो कोई भी एक फॉर्म में दिया हुआ है। आउट ऑफ द 4 alternatives, MCQ क्वेश्चन है, 4 alternatives में से क्या करना है? Select the one which best expresses the same sentence in passive or active form and mark your answer. So you have to basically select the option। कहां से, मतलब क्या चेंज होगा यहाँ पे? एक्टिव से इधर पैसिव आपको मतलब सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर पैसिव सेंटेंस रहेगा तो एक्टिव वाला आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखते हैं, माई सिस्टर विल राइट एन एप्लीकेशन। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, उसके साथ विल है, उसके साथ वर्ब 1 है, उसके साथ है ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं इसका पैसिव कौन सा बनेगा। एन एप्लीकेशन वुड बी राइट बाय माय सिस्टर, क्या ये सही है? विल का क्या वुड हो जाएगा यहाँ पे? मैंने क्या बोला था आपको एक्टिव एंड पैसिव के क्लास में, टेंस कभी नहीं बदलता, नो चेंज इन टेंस। सो सेकेंड सेंटेंस क्या है? एन एप्लीकेशन विल बी रोट, क्या रोट वर्ब का थर्ड फॉर्म है? ये तो सेकेंड फॉर्म है, नहीं होगा। एन एप्लीकेशन विल बी रिटन बाय माय सिस्टर, ओके, ये तो मुझे सही लग रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ पे बैठ गया है, उसके साथ है विल, यहाँ भी विल था, यहाँ भी विल है, उसके साथ क्या हो जाता है? विल के साथ, विल क्योंकि एक मॉडल है, उसके साथ बी का कौन सा फॉर्म लगता है? बी वाला फॉर्म ही लगता है। उसके साथ V3 है, रिटन V3 है, बाय माय सिस्टर, बाय प्लस सब्जेक्ट है। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट यहाँ बैठा है, लेकिन जब भी हम यहाँ पे किसी को बैठा रहे हैं वो सब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाता है। बट क्योंकि मेरे को आपको स्ट्रक्चर चेंज करना दिखाना था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है। ऐसा नहीं ऑब्जेक्ट लिखा है मतलब ये ऑब्जेक्ट है, नो, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ है सब्जेक्ट, और ये जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पे बन गया है ऑब्जेक्ट, मतलब इसका सब्जेक्ट यहाँ आके ऑब्जेक्ट बन जाता है। ओके, अभी देखो, एन एप्लीकेशन वुड बी रिटन बाय माय सिस्टर, वुड भी नहीं होगा। सो कौन सा ऑप्शन सही है? सी सही है। द ऑडियंस लाफ्ड एट द कॉमेडियन, सब्जेक्ट है, V2 है, उसके साथ क्या है? एट प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो, द कॉमेडियन इज लाफ्ड एट बाय द ऑडियंस। यहाँ पे देखो अगर V2 है तो क्या यहाँ पे इज होगा? नो, द कॉमेडियन वॉज लाफ्ड एट बाय द ऑडियंस, ठीक है। द कॉमेडियन वॉज लाफ्ड एट बाय एवरीवन, एवरीवन क्यों होगा? ये भी रॉन्ग है, यहाँ पे तो ऑडियंस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बाय द ऑडियंस होना चाहिए था। द कॉमेडियन वॉज लाफ्ड बाय द ऑडियंस। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है? V2 के साथ एट, यहाँ पे V2 तो है, एट क्या है? नहीं है, तो क्या होना चाहिए था? द कॉमेडियन वॉज लाफ्ड एट बाय द ऑडियंस। एट को क्यों ही हटाएंगे? एट का तो जरूरी यहाँ पे इसीलिए है बिकॉज मैंने आपको बोला था फिक्स्ड प्रीपोजिशन का नियम। फिक्स्ड प्रीपोजिशन मतलब है कुछ कुछ वर्ब्स के साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऐड होता है, उसका एक अपना पार्टनर है जो कि प्रीपोजिशन है, जो कि अलग अलग है। ऐसा नहीं सबका पार्टनर सेम होगा। तो लाफ्ट के साथ ऐड हो रहा है किसी पे हंसना, है ना, हंसना, हंसना मतलब क्या? लाफ्ट, किसी पे हंसने के सेंस में अगर मैं लाफ्ट को यूज कर रही हूँ then definitely I'll have to add in preposition. So that's why laughed at by the audience, which is option number B. Okay. अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। द टीचर टोल्ड हिम टू कलेक्ट असाइनमेंट्स। टीचर कौन है? सब्जेक्ट है, उसके बाद टोल्ड क्या है? V2 है। अब देखते हैं इसके आंसर्स, मतलब इनके ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है। He was told to collect assignments by the teacher. He is told by the teacher to collect assignments. The teacher asked him to collect assignments. He was asked to collect assignments. He was told. Told है तो इसीलिए was हो जा रहा है, was plus V3, मतलब B plus V3, ठीक है ना। He is told, is तो नहीं होगा यहाँ पे, तो V2 है। The teacher asked him, asked की तो जरूरत नहीं है, यहाँ पे told लिखा है। Why am I adding a different word? No need. He was asked to collect assignments, ये भी गलत है, ठीक है। So basically इसका आंसर ये होगा क्योंकि subject plus V2 मतलब was plus V3 आंसर में। was जब वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, वेयर अगर वो प्लूरल है। ओके, आई एम ऑब्जर्विंग द एनिमल्स, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट
प्लस एम प्लस V1 ing। इसका पैसिव क्या बनेगा? The animals are observed, the animals is being observed, the animals are being observed। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था अगर सिंगुलर है तो was, अगर प्लूरल है तो were। Similarly for the sentences which are in the present tense, are अगर प्लूरल है तो, is अगर सिंगुलर है तो, और I के साथ हमेशा am बैठता है, ठीक है, I के साथ no is। The animals are under observation, under का क्या जरूरी था यहाँ पे? So basically देखो, the animals are being observed। अगर एक सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो क्या होता है? are, is और are प्लस being प्लस V3। This is the form of passive। Passive verb का ये form है। We have to check the verb first, okay? So are being observed is the correct answer। are observed होता अगर I observe the animals होता, अगर am यहाँ नहीं होता, अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, सो आई हैव टू शो ना कि ये कंटिन्यूअस है, तो ing फॉर्म यहाँ पे होना चाहिए being। अब देखो, वन कैन अचीव रिवॉर्ड बाय हार्ड वर्क। रिवॉर्ड कुड बी अचीव्ड बाय हार्ड वर्क, कुड की कोई जरूरत नहीं थी जब पे कैन है। रिवॉर्ड इज नीडेड फॉर हार्ड वर्क, इसका भी कोई जरूरत नहीं था। रिवॉर्ड इज अचीव्ड बाय हार्ड वर्क, इज क्यों होगा यहाँ पे? और रिवॉर्ड कैन बी अचीव बाय हार्ड वर्क। अगर कोई मॉडल वर्ब है तो उसके पीछे बी लगता है, बी का बी ही फॉर्म ही लगता है, सो डी। ओके, शी एक्सपेक्ट्स गुड न्यूज। गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय हर। News should be good by her. Good news was expected by her. Good news expected, ये तो सेंटेंस ही आधा है, ठीक है ना, इसका कोई मीनिंग ही नहीं बैठ रहा है। अब देखो, she expects good news, good news is expected by her, this is absolutely correct। अब देखो, somebody hit the beggar with a stone, the beggar was hit with a stone, the beggar was hit by a stone, the beggar is hit by a stone, the beggar hit with a stone। इसका तो मीनिंग इनकम्प्लीट है। somebody, किसी ने beggar को एक स्टोन से मारा। मैंने बोला था somebody के लिए हम सब्जेक्ट को ओमिट कर सकते, बिकॉज किसी ने मारा तो किसी के द्वारा। अगर मैं बोलूं तो beggar was hit with a stone, तो यहाँ पे देखो, आपको समझ में आ रहा है ना, बेगर को किसी ने स्टोन से मारा, बेगर को मारा गया स्टोन से, किसी ने तो मारा होगा, किसी ने इज अंडरस्टूड, द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, सो दैट्स व्हाई वी कैन ओमिट इट। गलत नहीं है अगर बाय समबडी लिखो, लेकिन ठीक है। देखो, वॉज हिट, समबडी हिट द बेगर विद अ स्टोन अगर लिखा है तो ये हिट का कौन सा फॉर्म है? हिट का तो तीनों फॉर्म सेम है, हमको कैसे समझ में आएगा कि प्रेजेंट में है या पास्ट में है? देखो, अगर समबडी मतलब क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर, किसी ने, किसी ने मतलब सिंगुलर है ना, उसके साथ क्या होना चाहिए? सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब में क्या, मैंने क्या बोला था, वर्ब में एस बैठता है, क्योंकि वो सिंगुलर है, वो सिंगल है, उसके साथ एस बैठ रहा है। ये रिमेम्बर करने का बहुत अच्छा ट्रिक है। एनीवेज, सो बेसिकली अगर हिट नहीं है, मतलब यहाँ पे हिट्स नहीं है और हिट है, मतलब ये सेकेंड फॉर्म होगा, V2, V1, V2, V3। तो मुझे समझ में आ गया, दिस इज पास्ट टेंस, तो वॉज हिट मैं लगा सकती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है? द बेगर वॉज हिट बाय अ स्टोन। देखो यहाँ पे हिट बाय अ स्टोन क्यों होगा? विथ अ स्टोन अगर लिखा हुआ है, व्हाई विल आई चेंज द प्रीपोजिशन इन द पैसिव? वी डोंट हैव टू चेंज एनी स्ट्रक्चर एक्सेप्ट द वर्ब। एक्टिव और पैसिव में वर्ब का चेंज होना चाहिए, क्योंकि क्या है, एक्टिव में क्या है, मैं कर रही हूँ, और पैसिव में मेरे द्वारा कोई काम किया जा रहा है। तो मेरे द्वारा जब किया जा रहा है तो जस्ट वर्ब का फॉर्म चेंज हो रहा है, ना मैं चेंज हो रही हूँ, ना मेरा काम चेंज हो रहा है। So basically you have to understand that the form of verb will be changed. You don't have to misplace the prepositions, ठीक है? prepositions को लेके छेड़खानी नहीं करना है। यहाँ पे by क्यों लगाएंगे अगर with था तो? The beggar is hit by a stone, is नहीं होगा, the beggar hit with a stone मैंने already बोल दिया है, ये आधा sentence है। यहाँ देखो, he gave her promotion happily. She was given promotion happily by him. She had been given promotion by him happily. Her promotion was given happily by him. Her promotion was given. She was given promotion happily by him. यहाँ पे he gave her promotion happily. सबसे बड़ी बात है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये जो पहले आ जाता है, she was given हो रहा है क्योंकि gave है, promotion है, happily हमेशा बेसिकली जो एडवर्ब है ये बाद में ही बैठेगा, उसके बाद क्या है, by him। तो बेसिकली उसको मतलब खुशी खुशी प्रमोशन दिया गया उनके द्वारा। यहाँ पे क्या है, हैड बीन है, हैड बीन गलत होगा, हर प्रमोशन वाज गिवन हैप्पीली बाय हिम। आपको ये लग सकता है कि हर प्रमोशन को पहले लेके आ जाते हैं, वाज गिवन ठीक है, हैप्पीली बाय हिम, लेकिन इस सेंटेंस का मीनिंग ना थोड़ा अटपटा लग रहा है।
हर प्रमोशन वॉज गिवन हैप्पीली बाय हिम। हर प्रमोशन वॉज गिवन, प्रमोशन को क्या दिया जा रहा है या उनको प्रमोशन दिया जा रहा है, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि उनको प्रमोशन दिया गया खुशी खुशी और उनका प्रमोशन को दिया गया खुशी खुशी, इसका मीनिंग नहीं बन रहा है, इसीलिए ये भी रॉन्ग है। और हर प्रमोशन वॉज गिवन, इसमें आधा सेंटेंस है, तो बेसिकली मेरा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद देखो 10 में, व्हेन वी रीच द बीच द फिशरमैन वे आर ऑफलोडिंग द फिश। जब हम बीच पहुंचे, फिशरमैन ऑफलोड कर रहे थे फिश को, ठीक है। When we reached the beach, the fish were being offloaded by the fishermen. ठीक है, फिश अपलोड मतलब अनलोडेड किया जा रहा था, ऑफलोडेड किया जा रहा था। When we reached the beach, the fish have been offloaded नहीं होगा, क्योंकि देखो where offloading है तो where being offloaded सही है, लेकिन have been नहीं होगा। When we reached the beach, the fishermen were being offloaded by the fish. फिशरमैन को कौन ऑफलोड कर रहा है? फिश। यहाँ पे देखो ये चीज को घुमा के दिया गया है, फिशरमैन वेर बीइंग ऑफलोडेड बाय द फिश। फिश क्या फिशरमैन को ऑफलोड कर सकता है? नो। तो ये भी एक बहुत ही अजीब सा सेंटेंस है, ये भी नहीं होगा। और व्हेन वी रीच द बीच द फिश वेर ऑफलोडिंग द फिशरमैन, ये भी नहीं होगा। फिश वेर ऑफलोडिंग, देखो बेसिकली सबसे बड़ी बात है फिश वेर ऑफलोडिंग द फिशरमैन, ये तो मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत है क्योंकि इसका मीनिंग नहीं बन रहा है। और सबसे बड़ी बात है अगर वेयर ऑफलोडिंग भी बन रहा है तो वर्ब तो चेंज नहीं हुआ ना। एक्टिव वर्ब देखो वेयर ऑफलोडिंग था, यहाँ भी वेयर ऑफलोडिंग हो गया, फिशरमैन के जगह फिश बैठा दिया है, तो क्या होना चाहिए मेरा? ऑप्शन नंबर ए। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, द ट्रॉफी माइट बी वॉन बाय अस। ये कौन सा सेंटेंस है, मतलब एक्टिव है या पैसिव है? ऑब्वियसली पैसिव है। क्यों पैसिव है? क्योंकि देखो यहाँ पे माइट और बी है, तो माइट और बी फॉर्म है, उसके साथ है V3, तो B प्लस V3 जहां ही मैंने देख लिया, मुझे को समझ में आ गया था दिस इज पैसिव। इसका एक्टिव कैसे बना है? द ट्रॉफी माइट विन अस, नो मीनिंग। वी वुड विन द ट्रॉफी, वुड की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज माइट है। वी मस्ट विन द ट्रॉफी, वी माइट विन द ट्रॉफी। देखो सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे को टेंस नहीं चेंज करना है, मस्ट और माइट, और यहाँ पे क्या लिखा है? मस्ट। मस्ट एक दूसरा मॉडल है, और मैं अगर टेंस ना चेंज करूं तो मेरे को क्या बनाना पड़ेगा? वी माइट विन द ट्रॉफी माइट बी वॉन बाय अस। वी क्या है? सब्जेक्ट है, माइट क्या है? मॉडल वर्ब है, विन क्या है? मेन वर्ब है, उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो पहले कौन सा आया था? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट, बट उस पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट प्लस क्या है? मेरा मॉडल माइट, उसके साथ है बी, उसके साथ है V3, उसके साथ है बाय, उसके साथ है सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट। बेसिकली आपको समझ में आ रहा है? सो दिस इज द आंसर, विच इज द आंसर डी। ओके, सो आपको समझ में आ गया कि किस तरह के क्वेश्चंस हमको पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। अच्छे से तैयारी करो, हमारे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।